तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट नंबर 88। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन जैसा कि आपको पता ही है कि ये 88 टेस्ट हुई थी एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट ने दोस्त इस 88 को अटेम्प्ट किया है उन सबका हम आज रैंक कार्ड लेकर के आए हैं, प्लस टेस्ट पेपर लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हर बार की तरह आज भी हम टेस्ट पेपर पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका हम क्या करेंगे कि रैंक कार्ड दिखा देंगे कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है, कितने नंबर पे बने हुए हैं, आज सबसे टॉप पे कौन है। ठीक है, ये हम देखेंगे और बता देते हैं कि जो लोग नए हैं, अगर आप भी एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। फ्री में होता है टेस्ट, इसके लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। कहां से देना है ये टेस्ट, ये आपको हम क्या करेंगे कि टेस्ट पेपर देखने के बाद बता देंगे, या टेस्ट पेपर के दौरान ही आपको बता देंगे कि कहां से टेस्ट होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो कम से कम क्या कीजिएगा ना कि टेस्ट पेपर तक बने रहिएगा, ताकि आप जान सके कि एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आप कैसे टेस्ट दे सकते हैं और कहां से फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, इस 88 में जितने भी क्वेश्चन है उसको एक एक करके हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यह चीज कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग करके कहता है कि इसमें से किसे बनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जिसने भी ये फर्स्ट नंबर दोस्त टिक किया होगा बिल्कुल सही टिक किया है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग करके ये जनरेटर यानी कि जनरेटर बनाया जाता है। अब जान लीजिए कि मोटर क्यों नहीं बनाया जाता है, जनरेटर ही क्यों बनाया जाता है, ये भी जान लीजिए दोस्त। इसलिए जनरेटर बनाया जाता है क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, यानी करंट उत्पन्न होता है। करंट उत्पन्न होता है, इसीलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का यूज जो है, उपयोग जो है, यह जनरेटर बनाने में किया जाता है, यानी कि जनरेटर बनाने में किया जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, शायद आपको पता ही होगा कि माइकल फैराडे साहब ने किया था। कब किया था, 1831 ईस्वी में किया था। पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए, कभी कभी पूछ देता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ही क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसफार्मर होता है उसको बनाया जाता है। या आपको हम बता देते हैं कि जैसे कि वालियन हो गया या गिटार हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला गिटार कहिए, इलेक्ट्रिसिटी वाला वालियन कहिए, वो जो भी जो मतलब कि काम करते हैं वो भी किस पे काम करते हैं, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अब क्या करते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन आपको दिखाते हैं टेस्ट पेपर का। देखिएगा, देख लीजिए ये सेकेंड क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, मतलब सही मिलान नहीं किया गया है, यही इसमें हमको बताना है। देखिए इसमें ये फर्स्ट नंबर जिसने भी टिक किया होगा बिल्कुल सही मारा है। टैकोमीटर क्या करता है कि दाबांतर यानी कि दाब मेजर करने का यंत्र नहीं है। ठीक है, दाब मेजर हम किससे करते हैं, वायु दाब, ये दाब जो है किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से करते हैं ना। लेकिन टैकोमीटर क्या करता है, टैकोमीटर का जान लीजिए कि पहिया जो घूमता है वो घूर्णन के मेजर करने का काम करता है कि कितना चक्कर लगाया है। ठीक है, एक तरह का टैकोमीटर ये काम करता है। स्पीड जो होता है गाड़ी का, वो स्पीड कौन करता है, तो स्पीड मेजरमेंट करने का काम कौन करता है, स्पीडोमीटर करता है। तो ये भी आता है क्वेश्चन कि स्पीडोमीटर क्या काम करता है, या गाड़ी के स्पीड कौन मेजर करता है, स्पीडोमीटर करता है। टैकोमीटर वो घूर्णन का मेजर करने का काम करता है। ठीक है, अब बाकी जो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका ये गलत मिलान किया हुआ है फर्स्ट नंबर, जिसने भी फर्स्ट नंबर मारा होगा बिल्कुल करेक्ट मारा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देख लीजिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये इसमें हमको क्या करना है कि पहचानना है। देखिए जिसने भी दोस्त ये सेकेंड नंबर मारा होगा प्राश्रव्य तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव, वो बिल्कुल करेक्ट मारा है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है जान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो देख रहे हैं प्रकाश, लाइट देख रहे हैं, एक्सरे देख रहे हैं, उसमें विकिरण देख रहे हैं, ये सब क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, अब ये भी जान लीजिए कि हो सकता है कि प्राश्रव्य तरंग यानी कि अल्ट्रावायलेट वेव न देकर के कुछ और भी दे दे। तो कौन कौन है जो चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, नोट कर लीजिएगा। पहला तो जान लीजिए कि यही है अल्ट्रासोनिक वेव, ये नहीं होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा जान लीजिए कि दूसरा जो है आपका ध्वनि जो होता है तरंग, साउंड वेव, वो भी नहीं होता है। अल्फा रे होता है वो भी नहीं होता है। उसके बाद जो आपका बीटा रे होता है वो भी नहीं होता है। कैथोड रे भी नहीं होता है। तो ये सभी जो है दोस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, तो इसको नोट करके रखिएगा। हो सकता है कि इसी में से कोई जो है आपको बीच में डाल देगा तो फिर जो है गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अगला दिखाते हैं। देख लीजिए टेस्ट का अगला नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम नहीं है, सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आकी जाती है। तो ये किससे जो है आयु आकी जाती है ये बताना है। सर्वप्राचीन मतलब सबसे पहले जो प्राचीन वाले चीज थे उनकी सेल की समूह की आयु किससे मापी जाती है। देखिए सर्वप्राचीन कहने का मतलब क्या होता है कि बहुत पुराना, करोड़ों वर्ष अरबों वर्ष पुराना हो सकता है। उसकी आयु जान लीजिए कि कार्बन 14 विधि से कभी नहीं मेजर की जा सकती है।
क्योंकि करोड़ों वर्ष होता है वो चीजें जो आकी जाती है उसकी आयु वो यूरेनियम लेड विधि से नापी जाती है। ये फोर्थ नंबर जिसने भी मारा होगा करेक्ट होगा, क्योंकि करोड़ों वर्ष पहले जैसे कि पृथ्वी का आयु हो गया, बहुत पुराना चट्टान होगा उसकी आयु हो गया, वो सभी को जान लीजिए कि यूरेनियम लेड विधि से ही मेजर किया जाता है उसकी आयु। कार्बन 14 विधि से क्या होता है दोस्त, किसी जीवाश्म की या क्या होता है कि कुछ समय जो जीव मरे होते हैं उसकी आयु मेजर करने के लिए या जीवाश्म होते हैं उसकी आयु मेजर करने के लिए क्या किया जाता है कि कार्बन 14 पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लंबे जो करोड़ों वर्ष अरबों वर्ष की आयु है उसको रेडियम लेड विधि का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक ये कहता है कि निम्नलिखित से बनी होती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्धचालक चिप है, हाँ सेमीकंडक्टर चिप जो होता है सो, तो जान लीजिए एकीकृत परिपथ मतलब कि क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, जिसको आईसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आईसी जो होता है एक छोटा सा आईसी होता है जो पूरे सर्किट को कंट्रोल करने का काम करता है। आईसी उड़ गया सर्किट खत्म, जान लीजिए ये चीजें कि क्यों खत्म हो जाता है। एक छोटा सा आईसी पूरा सर्किट को कैसे कंट्रोल कर सकता है, तो वो आईसी आखिर किससे बनी होती है ये हमें जानना है। प्लस आपको बता भी देंगे कि ये आईसी काम क्या करता है जो पूरा सर्किट ही खत्म हो जाता है एक आईसी के उड़ने से। तो ये चीजें जान लीजिए कि आईसी जो बनी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ कहिए, वो बने होते हैं सिलिकॉन से। किससे बने होते हैं, सिलिकॉन से। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा। जिसने भी फोर्थ मारा होगा बिल्कुल करेक्ट मारे हैं। ठीक है, देख लीजिए आईसी जो होता है एक छोटा सा पूरे सर्किट को कंट्रोल करने का काम करता है। क्यों, क्योंकि जान लीजिए कि ये क्या करता है, छोटा सा आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट वो करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। जब वही उड़ जाएगा तो कंट्रोल कौन करेगा करंट को, फिर नहीं करेगा, फिर तो जो है सारा सर्किट से क्या होगा कि करंट फॉलो होना शुरू हो जाएगा और नियंत्रित हो जाएगा, फिर वो खराब ही होता है। तो एक आईसी सोचिए कि एक हर्ट होता है पूरे सर्किट का, जिसके उड़ जाने से पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये चीज कहता है कि यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की बीच की दूरी क्या कहता है कि आधा कर दिया जाए, बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो उसके बीच जो बल लगेगा उसका मान कितना होगा। बहुत अच्छा है, कभी कभी आधा कहता है, कभी कभी दुगुना कहेगा, कभी कभी एक तिहाई कहेगा, कभी तीन गुना कह देगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। लेकिन इससे आते हैं सवाल, इसको ध्यान में रखिएगा, ये कूलम्ब्स के लॉ पे काम करता है। ठीक है, देखिए इसमें पहले तो ले लीजिए कि दो आवेश ले लीजिए Q1 Q2 ले लीजिए, उसके बीच की दूरी ले लीजिए, उसको आधा कर दीजिए, उसका फॉर्मूला पे बैठा करके आराम से निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको। वैसे जान लीजिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकेंड नंबर चौगुना होगा। कैसे होगा ये भी जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि वह Q1 और Q2 दो आवेश है, इसके बीच की दूरी R है। ठीक है, इसके बल जो F लग रहा है, बीच में क्या लग रहा है, बल F लग रहा है। अब R जो बीच की दूरी है उसी को आधा कर दिया जाता है, तो आधा कर देंगे तो R/2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब फॉर्मूला जो इसके बल जो बीच लगता है, आवेशों के बीच जो बल लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर जो होता है दोस्त Q1 इंटू Q2 बाई R² होता है। R को ही आधा कर दिया गया है क्योंकि R डिस्टेंस है, तो R/2 कर दीजिए इसके जगह पे, तो ए बराबर क्या होगा Q1 इंटू Q2 बाई R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R² आ गया, मतलब कितना गुना आ गया, 4 गुना आ गया। इसीलिए आपको बताए थे कि ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। इसी पे दोस्त अगर आपको कह देगा कि नहीं 3 गुना कर दिया जाता है तो R के जगह 3R रख दीजिएगा। कहेगा कि 1/3 कर दिया जाता है तो R/3 कर दीजिएगा, इसी पे निकाल लीजिएगा। 2 गुना कहेगा तो 2R कर दीजिएगा, इसी पे कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है कहता है सम्मिश्रण दिन और रात के समय में सबसे अधिक सुविधाजनक होता है। ठीक है, इसमें से कौन सा है, मतलब कहने का मतलब समझ लीजिए कि इसमें से कौन सा रंग है, कलर है जो दिन और रात में आसानी से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई मतलब की दिक्कतें नहीं होगा देखने में। तो जान लीजिए आपको हम बताते हैं कि लाल और हरा, लाल और हरा यानी कि रेड एंड ग्रीन कलर को, ये थर्ड नंबर जिसने भी मारा होगा करेक्ट होगा। अब क्यों किया जाता है जान लीजिए, क्यों किया जाता है। देखिए रेलवे में आप जा रहे हैं तो रेलवे में इसी का क्या किया जाता है कि सिग्नल में यूज किया जाता है। दूसरे कलर को भी तो कर सकते हैं, लाल, हरा और नीला या बैगनी का ये इसका यूज किया जाता है रेलवे में। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है, ज्यादा छितराता नहीं, फैलता नहीं है, एकदम स्ट्रेट जाता है, जिसे रात या दिन में देखने में आसानी होती है। और जो बिखर ही जाएगा दूर से नजर आएगा नहीं आएगा। इसीलिए जान लीजिए कि लाल और हरा का जो है यूज जो सिग्नल में किया जाता है और वॉयलेट का भी किया जाता है। ठीक है, तो ये दिन और रात देखने में क्या होता है कि काफी सुविधाजनक होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कर रहा है कि जल है, कांच है और हीरा है। इसमें कहता है कि प्रकाश चाल जो है निम्नलिखित में से ये क्रम में कौन सा सजा हुआ है ये बताना है। क्रम में मतलब कि सबसे अधिक किसमें होगा या कम किसमें होगा ये हमें जानना है। तो जान लीजिए प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। कितनी प्रकाश की चाल होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब जान लीजिए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में या तो वायु में होती है। उसके बाद जो है मतलब कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई अवरोधक बीच में नहीं होना चाहिए। जो अवरोधक बनेगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगा। तो सबसे कठोर जो होता है वो प्रकाश का सबसे अधिक अवरोधक होता है, उसमें प्रकाश की चाल नहीं चलता है। तो इसमें सबसे कठोर कौन है? इसमें से देख लीजिए तो हीरा है। हीरा में प्रकाश की चाल नहीं चलने वाली है, ठीक है, 9 के बराबर। तो हीरा को सबसे लास्ट में रखिएगा। तो देखिएगा ऑप्शन, तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। पानी में चलेगा, फिर उससे कम जो है कांच में चलेगा, नहीं चलेगा तो हीरा में नहीं चलेगा। तो ये क्रम में सजा हुआ है, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है सो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहता है कि प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। जी हाँ, हम कैसे पता लगा लेते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? कैसे, या किस जिसने भी पता लगाया होगा वो कैसे पता लगाया होगा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? किस घटना की वजह से? जान लीजिए कि इसका सबसे सटीक कारण जो है वो ध्रुवन है, पोलराइजेशन। क्या है? पोलराइजेशन यानी ध्रुवन। ध्रुवन के कारण, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ध्रुवन के कारण क्या होता है कि पता लगाते हैं कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, ना कि अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं जैसे कि प्रकाश हो गया, उष्मा हो गया, ये सब क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि हो गया अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग जो कहता है शुष्क वायु के तुलना में अधिक होता है। मतलब आर्द्र वायु जो होती है उसमें ध्वनि तेजी से चलती है, जबकि शुष्क वाली जो वायु होती है उसमें ध्वनि धीमी चलती है। ऐसा क्यों? आर्द्र में आखिर ऐसा क्या होता है? जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्द्र वाले वायु जो होता है उसमें डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, जबकि शुष्क वायु में डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी मतलब घनत्व, शुष्क वायु में जो डेंसिटी यानी घनत्व जो होती है वो अधिक होती है। तो ये चीजें जान लीजिए कि घनत्व जो होता है वो ध्वनि के वेग से ठीक उल्टा होता है। जहां पे घनत्व जो है अधिक होगा वहां पे ध्वनि का वेग की चाल कम जाएगा, जहां पे डेंसिटी कम होगा वहां ध्वनि की वेग अधिक हो जाएगी। तो आर्द्र में जान लीजिए कि डेंसिटी यानी कि आपका घनत्व जो होता है वो कम होता है, जबकि शुष्क में डेंसिटी यानी घनत्व अधिक होता है। यही कारण है आपका कि आर्द्र में क्या होता है ना कि दोस्त स्पीड से चलता है ध्वनि, जबकि शुष्क में स्पीड से नहीं चलता है, उतना अधिक नहीं चलता है, ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर जो होगा दोस्त ये थर्ड नंबर होगा। थर्ड नंबर जिसने भी ये मारा होगा बिल्कुल करेक्ट मारा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि तरंग का वेग भी है, आवृत्ति n दे दिया है, तथा आपको कहता है कि तरंगदैर्घ्य जो है लैम्डा है, उसके बीच क्या करना है कि संबंध बताना है। बहुत अच्छा है। देखिए आवृत्ति f भी दे सकता है आपको, फ्रीक्वेंसी जो होता है f से भी डिनोटेट करते हैं, तो f भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बीच हमें क्या करना है कि संबंध बताना है। देखिए इसके बीच जो आपको करेक्ट संबंध रिलेशन जो होगा ये फोर्थ नंबर होगा। क्या? v बराबर n इंटू लेमडा, v बराबर n इंटू लेमडा। जिसने भी मारा होगा ये बिल्कुल करेक्ट मारे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि गैसों के दो विशिष्ट ताप जिनके द्वारा जो है संबंध इसमें दिखाना है आपको कि क्या सही संबंध है, ठीक है। दो विशिष्ट ताप के बीच जो है क्या संबंध है यही हमें बताना है। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं। इन सभी चारों में से जो करेक्ट आंसर है ये फोर्थ नंबर है। क्या? Cp माइनस Cv इक्वल टू R/J। Cp क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर होता है। Cv क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। ये दोनों का अंतर जो होता है R/J होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर जिसने भी मारा होगा बिल्कुल करेक्ट मारा है। चलिए अगला दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि जब पानी में नमक मिला दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा परिवर्तन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ही आप पानी में नमक मिलाइएगा ये चीजें जान लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ये चीजें जान लीजिए क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब कहने का क्या मतलब, क्वथनांक जिसको हिंदी में कहते हैं वो बढ़ जाएगा। जमाव पॉइंट यानी हिमांक जो होता है या फ्रीजिंग पॉइंट का ये वो क्या होता है कि घट जाता है, ठीक है। क्वथनांक बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, कि आपका क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। देखिए आप देखे होइएगा कि गांव में या देहात में या शहरों में भी, हम सिर्फ गांव देहात की बातें नहीं करते हैं, कि बर्फ वाले ठेला होते हैं
वो क्या करते हैं कि ठेला लेकर के आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसके अंदर में क्या होता है कि बर्फ रखा होता है, प्लस उसके साथ में क्या होता है कि नमक मिला होता है। उसकी बर्फ को चख के देखिएगा, नमकीन लगेगा, नमक डाले होता है। क्यों होता है? क्योंकि बर्फ पिघले ना, बर्फ क्या करे, पिघले ना, क्योंकि उसका क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट लो कर देता है। जो 4 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा 2 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू कर देगा। इसलिए क्या करता है कि उसमें नमक मिला करके रखता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का क्या होता है कि दुगुना होता है। ठीक है, तापक्रम का दुगुना होता है किस फ़ारेनहाइट बिंदु पर। देखिए, आपको हम बताते हैं कि ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है कि 160 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर जो होता है वो दुगुना होता है। कितना होता है? 160 डिग्री सेल्सियस पे जाइएगा तो फ़ारेनहाइट का मान कितना हो जाएगा? 320 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा फर्स्ट नंबर। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अक्सर पूछा जाते हैं ये क्वेश्चन कि किस टेम्परेचर पे, किस तापमान पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये चीजें जान लीजिए कि आपको जानते हुएगा, क्योंकि बच्चों वाली क्वेश्चन है ये चीजें कि -40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों जो है क्या होता है कि इक्वल होता है। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, ये चीज कहता है कि चावल पकाने में कहां अधिक वक्त लगेगा, समय लगेगा, ये कहना है इसमें। ठीक है, तो इसमें से कहां पे हम चावल पकाएंगे जो अधिक वक्त लगेगा हमें। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर आप बताते हैं, जिसने भी ये थर्ड नंबर मारा होगा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। माउंट एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट पे अगर हम ले जाते हैं, प्रेशर कुकर में चावल बनाते हैं, तो धरती के मुकाबले ऊपर माउंट एवरेस्ट पे क्या होगा कि हमें ज्यादा वक्त लगेगा खाना बनने में या चावल को पकने में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जान लीजिए कि धरती पे माउंट एवरेस्ट की अगर तुलना कर ले तो माउंट एवरेस्ट पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब घटता चला जाता है, और नीचे जैसे जाते हैं वैसे वायुमंडलीय दाब बढ़ना शुरू हो जाता है। तो माउंट एवरेस्ट पे जाने के बाद क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब काफी कम जाता है। तो यही वजह होता है कि वहां पे चावल जो होता है पकने में ज्यादा वक्त लगता है। और कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते वक्त नाक से या मुंह से या कान से ब्लड आना क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि जान लीजिए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है वहां पे, इसलिए आपका क्या होता है कि नाक मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि दबाव आपके अंदर से प्रेशर दीजिएगा, तो दबाव कहीं भी दीजिएगा तो कहां पे वो निकल करके आएगा? जहां पे उसका दबाव कम होगा वहीं ना निकल के जाएगा। तो अंदर से आपका शरीर का वायु दबाव जो होता है वो अधिक होता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पे जाते ही आपका क्या होता है कि शरीर का दबाव बढ़ जाता है, लेकिन वायुमंडलीय दबाव क्या होता है कम जाता है। इसलिए अंदर के लिक्विड जो होता है वो बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो वायुमंडलीय दाब के कारण हम लोग चावल पकाने पे आते हैं, तो वायुमंडलीय दाब की वजह से क्या होता है कि माउंट एवरेस्ट पे चावल लेट से पकता है या वक्त ज्यादा लगता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर कहता है कि धूप से बचने के लिए कहता है कि छाते का रंग जो है इसमें से कौन सा संयोजन सही रहेगा, ये बताना है, सबसे उचित रहेगा। देखिए अक्सर आप छाते अगर देखे होइएगा तो उल्टा ही दिमाग कराता है छाता। लोग क्या करते हैं, अब अक्सर मार्केट में देखे हुएगा छाता अगर खरीदे होइएगा तो देखे होइएगा कि ऊपर जो छतरी का ऊपर जो होता है भाग वो काला रंग का होता है, और नीचे देखिएगा तो हल्का जो है क्या होता है कि आपका व्हाइट कलर का हल्का दे देता है। बिल्कुल गलत करता है, नॉनसेंस लोग होते हैं। जान लीजिए कि छाता का ऊपरी सतह जो होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए, नीचे ब्लैक होना चाहिए। व्हाइट ऊपर क्यों होना चाहिए? क्योंकि जान लीजिए कि व्हाइट इसलिए होना चाहिए कि प्रकाश जब पड़ती है व्हाइट कलर पे तो वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है, अपने अंदर अवशोषित नहीं करती है। तो अवशोषित ही नहीं करेगी तो हमें गर्मी क्या लगेगी? इसी वजह से होता है ना कि गर्मी में व्हाइट कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि सारे प्रकाश की किरणें को रिफ्लेक्ट कर देती है, हमें ठंडक महसूस होती है, ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। वही काले कपड़े पहन करके निकल जाइए, गर्मी फूंक देगा, अंदर से पूरा जो है पसीने पसीने हो जाइएगा। तो ये वजह होती है, छाते का सबसे ऊपरी कलर क्या होना चाहिए? व्हाइट होना चाहिए, और नीचे अगर रखना है तो ब्लैक रखिए या कोई भी और कलर रख दीजिए। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन अक्सर आप छाते पर ध्यान दीजिएगा ऊपर ही ब्लैक रहता है, नीचे छतरी के नीचे जो है ऊपर नीचे के छतरी हल्का व्हाइट करके रखता है, तो ये गलत है। ठीक है, चलिए आपका ये करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर कि ऊपर का सफेद होना चाहिए, नीचे काला होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि किसी वस्तु के ठंडा होने की दर जो है उसके कहता है कि चारों ओर जो है माध्यम के कहता है कि तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह किसका नियम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं ये सवाल। जान लीजिए कि किसी वस्तु के ठंडा होने की दर जो है किसी वस्तु के चारों ओर माध्यम में जो तापांतर होती है उसके अनुक्रमानुपाती होती है, यह किसका नियम है? दोस्त ये न्यूटन के शीतलन नियम है। क्या है? न्यूटन का शीतलन नियम है। जान लीजिए पूछे जाते हैं, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। इस नियम को याद करके रखिएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि चेचक के टीके का विकास किया था, किसने किया था चेचक के टीके का विकास, ये इसमें कह रहा है। ठीक है, देखिए चेचक के टीके का विकास जो किया था एडवर्ड जेनर साहब ने किया था। ठीक है, ये सेकंड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। एडवर्ड जेनर साहब ने कब किया था ये भी जान लीजिए, 1796 ईस्वी में किया था। इन्हें जान लीजिए कि इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। हो सकता है कि आपको पूछ दे तो भटकिएगा नहीं या भूल मत जाइएगा। चलिए देखते रहिएगा, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि सार्स क्या होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सार्स आपको हम बता देते हैं कि जैसे कोरोना आया था तो कोरोना की तरह ही एक सार्स है, जो क्या होता है कि वायरस से होने वाला संक्रमण है। क्या है, वायरस से यानी विषाणु से होने वाला जो है रोग है सार्स जो है सो। तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। इसकी पहचान जो जान लीजिए कि सबसे पहले कब की गई थी, 2003 में की गई थी। कहां की गई थी, चीन में की गई थी। ये भी सार्स चीन में ही, कोरोना भी कहां, चीन में ही। कोरोना वुहान शहर में ही पहचान किया गया था, वहीं से सारे कंट्री में, सारे देश में फैला था। उसी तरह से सार्स का भी पहचान 2003 में चीन में ही किया गया था, और वहां से लगभग 4-5 देशों में जो है ये सार्स बीमारी फैल गई थी। कोरोना की तरह ही यह बीमारी होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि आलू में जो ब्लैक हार्ट होता है दोस्त, वो कारक होता है, तो वो कौन सा कारक होता है ब्लैक हार्ट होने का आलू में। देखिए आलू में ब्लैक हार्ट होने का कारण सबसे मतलब कि आसान तरीका है कि आलू में ब्लैक हार्ट जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से होती है। ये कब होता है, जब आलू का क्या होता है कि शोषण दर बढ़ जाता है, तब उसे ऑक्सीजन की काफी मात्रा में क्या होती है कि जरूरत होती है आलू की, तब उस समय उसकी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है काफी मात्रा में क्या होती है कि बढ़ोतरी हो जाती है। इस वजह से आलू में क्या होता है कि ब्लैक हार्ट जो होता है वो होना शुरू हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑक्सीजन की कमी से। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि मछली के यकृत में जो तेल पाया जाता है वो किस विटामिन का प्रचुर होता है, प्रचुर मात्रा पाया जाता है, ये बताना है। बहुत अच्छा है, बहुत लोगों ने इसमें कंफ्यूज हो गए हैं कि ए मारे कि डी मारे कि ई मारे कि सी मारे। दोस्त जान लीजिए कि मछली में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, डी भी पाया जाता है और ई भी पाया जाता है, सी को छोड़ करके। इसमें क्वेश्चन देना यह चाहिए था कि निम्नलिखित में से मछली के यकृत में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, तो जान लीजिए, जानना जरूरी है, हमें जान लेते हैं। ये आपका विटामिन ए, ई और डी, ये तीनों पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, ये चीज कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को कहता है कि एक बार धड़कने में कहता है कि कितना वक्त लेता है। ठीक है, देखिए मनुष्य का हार्ट जो होता है, क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि मनुष्य का हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 70 से 75 बार जो है 80 तक के जो है लेकर के चलते हैं कि 70 से 80 या 72 से 80 बार जो है 1 मिनट में धड़कता है, एक एवरेज लेकर के चलते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ और हेल्दी मनुष्य की अगर बात कर ले तो उसी स्वस्थ और हेल्दी मनुष्य की अगर बात कर लेते हैं तो उसे एक बार धड़कने में कितना वक्त लगता है दोस्त, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बताते हैं दोस्त, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, 0.8 सेकेंड। कितना, 0.8 सेकेंड, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि हमारे द्वारा जो छोड़ी गई सांस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। हम जो सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर में क्या होता है कि प्रवेश करता है। तो कितना प्रतिशत आखिर हम ऑक्सीजन लेते हैं और कितना प्रतिशत ऑक्सीजन जो है हम बाहर छोड़ देते हैं, आज ये जान लीजिए। वायुमंडल में वैसे जानते हुए कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा, ठीक है, 0.03% ही होता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि हमारे द्वारा जो सांस लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। एक बात नोट करके रख लीजिए कि हम जो सांस लेते हैं उसमें जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा आपको बताते हैं, नोट करके रखिएगा दोस्त, 0.04% होता है, 0.04% होता है। और जब अंदर जाता है तो अंदर जो होता है शोषण की क्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, अब उसको जब हम बाहर छोड़ते हैं तो वो 4 से 4.5% तक के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। जान लीजिए ये चीजें, कितना, 4 से 4.5%। ये आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर होगा, 4 से 4.5%। अब आप ही सोचिए कि 0.04% हम लिए कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़े कितना, 4 से 4.5%।
यानी कि लगभग 100 गुना हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर बनता है और उसे छोड़ देते हैं। सोचिए, लगभग 100 गुना छोड़ते हैं दोस्त। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट नहीं है तो नॉलेज के लिए तो जान ही लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि मधुमेह के उपचार के लिए कहता है प्रयुक्त हार्मोन जो है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताते हैं कि इंसुलिन का आविष्कार जो किया था ये बैटिंग साहब ने किया था। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, बैटिंग साहब ने किया था। ठीक है, कब किया था ये भी जान लीजिए, 27 जुलाई 1921 ईस्वी को बैटिंग साहब और उसके क्या थे कि उसके एक सहपाठी यानी छात्र ही का, ये मेडिकल छात्र थे, वो चार्ल्स जो है वेस्ट करके था, चार्ल्स वेस्ट उनके एक छात्र थे, वो दोनों मिलकर के इस इंसुलिन के जो है आविष्कार किया था। ठीक है, और सबसे पहले इंसुलिन का जो टीका लगा था या कहिए इंजेक्शन लगा था वो 11 जनवरी 1922 ईस्वी को 14 वर्ष के जो है 14 वर्ष के लियोनार्ड करके नामक एक व्यक्ति था, उसको क्या लगाया था कि इंजेक्शन लगा था। चलिए इतना डिटेल्स नहीं पूछा जाता है, पूछा तो यही जाता है कि इंसुलिन का खोज किसने किया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि रेशम पालन क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 25 ही क्वेश्चन था इसमें। देखिए इसमें क्या, हर टेस्ट में 25 ही क्वेश्चन साइंस के रहते हैं और एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आज भी टेस्ट जो है 89 क्या है कि एक्टिव है। जो लोग बने रहते हैं कंटिन्यू हमारे चैनल पे उन्हें पता हो गया होगा शुरू में ही कि आज जो है 89 जो है टेस्ट एक्टिव हो गया होगा, वो जाकर के टेस्ट लगा रहे होंगे भी। और जो लोग नए हैं दोस्त आपको हम बता ही देते हैं, पहले इसको देख लीजिए कि रेशम पालन क्या कहलाता है। दोस्त रेशम पालन जो होता है वो क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अभी तक के जो लोग नए हैं आप बने होंगे अभी तक के टेस्ट देने के लिए, तो आपको हम बता देते हैं कि दोस्त इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। कहां से? प्ले स्टोर से। ERCB सर के नाम से जो चैनल का नाम है उसी नाम से प्ले स्टोर पे जो है ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। इसको इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करके क्या कीजिएगा कि वहां पे खोजिएगा, 3 लाइन मिलेगा, उसमें जाकर के खोजिएगा, फ्री मटेरियल होगा उसमें खोजिएगा, टेस्ट आपको मिलेगा। वहां पे अटेम्प्ट करने के लिए 89 जो एक्टिव होगा, उस वहां पे जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। अगर किसी तरह की समस्या होगी तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। आपको हम बता देंगे कि कैसे टेस्ट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग थोड़ा इंटेलिजेंट है अपना दिमाग लगा कर टेस्ट खोज लीजिए। जिनको नहीं मिलेगा उनके लिए हेल्प के लिए तो हम बैठे ही हैं, हम हेल्प कर देंगे। ठीक है, और अगर ये सभी का आपको क्या चाहिए कि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, इस सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है कि आपका दिया हुआ है टेलीग्राम ज्वाइन करने का, जाकर के फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका ये सारा पेपर उस पर हम भेज देंगे। ठीक है, चलिए अब ज्यादा देरी नहीं करते हैं, अब देख लेते हैं रैंक कार्ड। जो जो टेस्ट में भाग लिए हैं उन सबका स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड जो है एक एक करके देखते हैं और देखते हैं कि सबसे टॉप पे आज कौन बने हुए हैं। देखिएगा, हाँ देख लीजिए ये रैंक कार्ड आज जो देख लीजिए दोस्त, सबसे नंबर फर्स्ट पे जो बने हुए हैं वो शिशुप्रिया है। कितना 75 में 71.67 नंबर लेकर के आए हैं। बहुत अच्छा है शिशुप्रिया, मेहनत कीजिए, ऐसी मेहनत रंग लाएगा, जरूर लाएगा रंग। चलिए सेकेंड नंबर पे जो बने हुए हैं देख लीजिए अजीत कुमार साहब है। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसी मेहनत कीजिए। जैसे जैसे टाइम नजदीक आया है आप लोगों ने सही में सच में अच्छा मेहनत किया है। बहुत अच्छा दोस्त, मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिए कि तीसरे नंबर पे ये संजय कुमार यादव साहब है। काफी दिनों के बाद ये दिखे हैं। संजय कुमार यादव साहब कहीं गुम हो गए थे, आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पे टेस्ट में दिखे हैं। कोई नहीं, फिर भी टॉप में बने हुए हैं। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसी मेहनत कीजिए। ठीक है, बहुत लोग ये पूछते हैं कि मेरा मार्क्स क्यों नहीं इंक्रीज होता है। दोस्त टेस्ट लगातार देते रहिए, टेस्ट देते रहिए और पढ़ते रहिए, मार्क्स आराम से इंक्रीज होगा। काहे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जो जिसमें दिक्कतें होती है उस चैप्टर पे जाकर के थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पढ़ा कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब क्या कीजिए, देखते चलते हैं। फोर्थ नंबर में देखिएगा दोस्त, फोर्थ नंबर में जो है ये रंजन पांडे है। बहुत अच्छा है दोस्त। उसके बाद जो है आपका 5 नंबर पे जो है राज मुंडा यादव साहब है। छठे नंबर पे देख लीजिए कि पंकज कुमार साहब है। ठीक है, छठे नंबर पे पंकज कुमार साहब है। चलिए बहुत अच्छा है, चलिए आगे दिखाते हैं। देखिएगा 7वें नंबर पे देख लीजिएगा, 7वें नंबर पे लवकेश कटरिया साहब है। 8वें नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो यदवेंद्र साहब है। उसके बाद 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मृत्युंजय साहब है। उसके बाद जो है 10वें नंबर पे बात कर लेते हैं तो दोस्त ये विक्रम यादव साहब है। 11वें नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो 11वें नंबर पे ये रंजन हट्टी साहब है। कौन है? रंजन हट्टी साहब है। बहुत अच्छा है दोस्त। उसके बाद 12वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मुकेश कुमार साहब है। कौन है? मुकेश कुमार साहब। बहुत अच्छा दोस्त, मेहनत कीजिए। चलिए आगे देखिए कि आपका 13 नंबर यानी कि 13 नंबर पे के सिंह जो है जौनपुर से है। बहुत अच्छा दोस्त।
14 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अंकज कुमार है। उसके बाद 15 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त तो 15 नंबर पे गुड्डू यादव साहब है। उसके बाद 16 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अरविंद कुमार है। उसके बाद 17 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो क्या है, संजीव यादव साहब है, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर पे देख लीजिएगा, 18 नंबर पे कौन है, ये मंटू सिंह साहब है। बहुत अच्छा दोस्त, ऐसी ही मेहनत करते रहिए, मेहनत जरूर रंग लाएगा आप लोगों का। चलिए उसके बाद बताते हैं कि 19 नंबर पे ये क्या है कि राजमणि साहब है। उसके बाद 20 नंबर पे देख लीजिएगा, 20 नंबर पे जो आज बने हुए हैं ये क्या है, खुशी राम साहब है। बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए 21 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि मुरेंद्र वर्मा जो जिला बदायूं से है। उसका 22 नंबर पे देख लीजिएगा कि क्या है कि आनंद गुप्ता साहब है। उसका 23 नंबर पे देख लीजिएगा कि क्या है, आशुतोष कुमार साहब है। उसके बाद जो है 24 नंबर पे देख लीजिएगा कि विष्णु कुमार साहब है जो 24 नंबर पे बने हुए हैं। बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए। चलिए उसका 25 नंबर की अगर बात कर लेते हैं, ये पवन कुमार है। उसके बाद आपको बताते हैं कि 25 नंबर पे, 25 तो बता ही दिए, 26 नंबर पे ये क्या है कि आपका मनोज साहू साहब है। उसके बाद जो है 27 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये क्या है कि सौरभ भाई है। उसके बाद 28 नंबर पे क्या है कि रियाज अहमद साहब है। उसका 29 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सौरभ भाई है। उसके बाद जो है 30 नंबर पे जो है अमित पंडित है। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसी मेहनत कीजिए। चलिए उसको देख लीजिएगा 31 नंबर पे ये क्या है कि योगेश लिमजे साहब है। उसका 32 नंबर पे देख लीजिएगा कि अभिषेक यादव साहब है। उसका 33 नंबर पे देख लीजिएगा श्याम कुमार साहब है। उसका 34 नंबर पे देख लीजिएगा, 34 नंबर पे अमरनाथ भाई है। उसका हरिओम यादव, हरिओम जाटव है। हरिओम जाटव साहब जो 35 नंबर पे। 36 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कृष्णा मोहन साहब है। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसी मेहनत कीजिए। चलिए आगे बताते हैं, देखिएगा 37 नंबर पे ये वीरेंद्रा भाई है। कौन है, वीरेंद्रा भाई है। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसी मेहनत कीजिए वीरेंद्रा भाई। हाँ वीरेंद्रा भाई 37 पे वीरेंद्रा भाई। चलिए 38 नंबर पे देख लीजिएगा, 38 नंबर पे कौन है, डॉली यादव साहब है। उसको 39 नंबर पे देख लीजिएगा कि कुंदन कुमार है। उसको 40 नंबर पे देख लीजिएगा, 40 नंबर पे ये रत्नाकर भाई है। कौन है, रत्नाकर प्रसाद भाई है। उसके बाद 41 नंबर पे देख लीजिएगा, 41 नंबर पे कौन है कि आपका रत्नाकर भाई। 2 बार कैसे दे देते हो टेस्ट भाई। चलिए 42 नंबर पे देख लीजिएगा कि कुंदन कुमार साहब है। कौन है, कुंदन कुमार साहब। बहुत अच्छा है, मेहनत कीजिए ऐसी। चलिए उसको देख लीजिएगा 43 नंबर पे ये लक्ष्मण कुमार साहब है। उसको 44 नंबर पे देख लीजिएगा कि विराट यादव है। उसको 45 नंबर पे ये क्या है कि बसंत भाई है। उसको 46 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि अंकित कुमार साहब है। उसके बाद जो है ईशांत झा जो है आपका 47 नंबर पे है। और 48 नंबर पे जो है ये विपुल कुमार साहब है। विपुल कुमार साहब 48 नंबर पर है, बने हुए हैं। कोई नहीं है दोस्त, ऐसे ही मेहनत कीजिए। बिल्कुल रंग तो लाना ही है, मेहनत तो करते रहिए आराम से। चलिए ज्यादा समय नहीं है, ऐसे ही टेस्ट लगाते रहिए। चलिए देख लीजिएगा अगला कि 49 नंबर पे ये अमित कुमार है। उसको जो आपको बताते हैं 50 नंबर पे ये मोनू है। उसको 51 नंबर पे ईशांत झा भाई है। उसके बाद 52 नंबर पे देख लीजिएगा कि मोनू है। 2 बार दे दिए हैं मोनू, पता नहीं कैसे आ जाता है। उसके बाद देख लीजिए आपका कि 53 नंबर पे ये गोविंदा भाई है। उसको जो 54 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो हेमंता साहू साहब है। हेमंता साहू साहब, बहुत अच्छा है। चलिए उसके बाद आप देख लीजिएगा आपका 55 नंबर पे जो है बबलू पटना से। 56 नंबर पे देख लीजिएगा कि भूषण कुमार साहब है। उसको 57 नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो मनोज साहब है। उसका जो है 58 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो नितेश साहब है। 59 नंबर पे ये नितिन भाई है। उसका जो है 60 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पूर्णिमा सिंह है। बहुत अच्छा है, मेहनत ऐसे ही जारी रखिए। चलिए उसके बाद देखिएगा 61 नंबर पे जो है ये संजीव रॉय साहब है। उसका 62 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये राहुल है। उसके बाद 63 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राम सिंह है। उसके बाद 64 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राकेश साहब है। उसके बाद 65 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुभाष चंद्र भाई है। उसके बाद जो है आपका, हाँ क्या है बता देते हैं, हाँ ठीक है यहाँ है ना, हाँ चलिए ठीक है। उसके बाद 66 नंबर पे ये क्या है कि विष्णु कुमार साहब है। ठीक है, कौन है, विष्णु कुमार साहब। बहुत अच्छा है, ऐसे ही जो है क्या कीजिए कि बने रहिए टेस्ट में और टेस्ट देते रहिए। चलिए 67 नंबर पे देख लीजिएगा कि विनय कुमार जो हमारे यूपी से है। उसको 68 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि सुदामा माहिली करके है। उसको 69 नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो अनिल कुमार मंडल साहब है। कौन है, अनिल कुमार मंडल साहब है। उसके बाद आप देख लीजिएगा रोशन कुमार साहब जो 70 नंबर पे। 71 नंबर पे देख लीजिएगा कि अंकित कुमार साहब है। 72 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 72 नंबर पे रोहित मालाकार साहब है। रोहित मालाकार साहब, बहुत अच्छा है, टेस्ट में बने रहिए ऐसी ही।
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 73 नंबर पे क्या है कि अजीत यादव साहब है, जितेंद्रा सिंह है जो आपका 74 नंबर पे है। 75 नंबर पे देख लीजिएगा क्या है कि रिजवान करके है, रिजवान दे दिया है दोस्त। नाम तो सही लिख लेते हैं, ये तो नाम मुझे नहीं लगता कि गलत लिखा हुआ है, सही है नहीं गलत ही है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 75 नंबर पे ही ये बता दिए। 76 नंबर पे देख लीजिएगा कि सुजय असोई करके है। उसके बाद 77 नंबर पे देख लीजिएगा कि पंकज कुमार है। उसके बाद 78 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो संदीप भाई है। कौन है? संदीप भाई। चलिए हाँ उसके बाद देख लीजिएगा दोस्त अगला नंबर जो है आपका 79 नंबर पे कौन है कि कार्तिक भाई है। 79 नंबर पे कार्तिक भाई है। उसके बाद जो है 80 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये देवानंद प्रसाद है। उसके बाद आपको बताते हैं कि 81 नंबर पे जो है ये देवानंद ही है, 2 बार दे दिए हैं पता नहीं कैसे। उसके बाद यह 82 नंबर पे क्या है कि ओमकार सिंह है। उसके बाद ये 83 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 83 पे कौन है? हाँ 83 की अगर बात कर लेते हैं तो ये रवि साहब है। उसके बाद यह है 84 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, वो 84 नंबर पे ये राकेश कुमार साहब है। कौन है? राकेश कुमार साहब। बहुत अच्छा है, ऐसी मेहनत कीजिए। चलिए हाँ उसके बाद आपको बताते हैं कि 85 नंबर पे ओमकार पटेल साहब है। 86 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये भीम सिंह है। उसके बाद जो है 86 नंबर की अगर बात 86 तो हो ही गया। 87 नंबर पे ये क्या है कि कुंदन आर्यन है। उसके बाद 88 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अभय यादव साहब है। 89 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त क्या है कि सम्राट बुद्धू साहब है। उसके बाद जो है आज 90 नंबर पे जो है ये चंद्रेश है। चंद्रेश भाई 90 नंबर पे है। ठीक है बहुत अच्छा है, मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद 91 पे लेकर के आते हैं तो 91 पे है संदीप एट द मुजफ्फरपुर से है। बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद 92 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये परथा है। उसके बाद 93 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो भीके यादव साहब है। 94 की अगर बात कर लेते हैं तो 94 पे जो है ये सुमित भाई है। उसके बाद जो है 95 नंबर पे ये क्या है कि अमित कुमार है। और 96 पे आपका क्या है? 96 पे हाँ और ये जो है आपका अनूप कुमार दे दिए हैं। 96 नंबर पे अनूप कुमार है। बहुत अच्छा है दोस्त, थोड़ा सा और जो है मेहनत कर लेते तो सच में मजा आ जाता है। लेकिन क्या करते हैं आप लोग जो है थोड़ा सा और मेहनत किया कीजिए, ज्यादा मतलब कि मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप लोग काफी इंटेलिजेंट हैं, ऐसी मार्क्स से पता चल रहा है। चलिए उसके बाद को जो है 97 की अगर बात कर लेते हैं तो ये राहुल कुमार साहब है। उसके बाद 98 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये इंदल साहब है। उसके बाद 100 नंबर पे आज जो है ये चंदन साहब है। नहीं 99 पे चंदन साहब है। 100 नंबर पे जो है एक मेल आईडी दे रखे हैं एपीएस शर्मा करके 22311 करके है। ठीक है आज 100 नंबर पे है। 101 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो चंदन कुमार है। 102 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आकाश कुमार है। कौन है? आकाश कुमार। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 101 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मुन्ना उपाध्याय है जो सासाराम से है। 100 जो है आपका 103 नंबर ना है। हाँ 103 नंबर पे है। 104th नंबर पे देख लीजिएगा। 104th नंबर पे जो है ये रवि सैनी है। 105 नंबर की अगर बात कर लेते हैं 105 नंबर पे हरिमोहन साहब है। 106 नंबर पे ये कृष्णा है। 107 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये पवन जो हनुमानगढ़ से बने रहते हैं हमेशा। 108 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राम सहाय ओझा साहब है जो 108 नंबर पे है। ठीक है चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 109 नंबर पे देख लीजिएगा कि इंद्रजीत साहब है। उसके बाद 110 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो जावेद आलम है। 111 नंबर पे भी जावेद आलम है, 2 बार दे दिए हैं पता नहीं। 111 नंबर की 11 10 11 पे दोनों है। 112 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये नितेश साहब है। उसके बाद 113 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो एस के भारती साहब है। 114 नंबर पे जो है वो तिक्रम साहब है, तिक्रम मरांडी। ठीक है चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 115 नंबर पे ये क्या है कि गणेश यादव साहब है। 160 नंबर की पे जो है ओमकार यादव साहब है। 117 नंबर की पे जो है ये राहुल पवार साहब है। 118 नंबर पे क्या है कि रोशन शर्मा साहब है। उसके बाद 118 नंबर पे कौन है? जीतू साहब है। उसके बाद 120 नंबर पे जो है एफ अंसारी साहब है। एफ अंसारी साहब पूरा नाम लिखा कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आप कि 121 नंबर पे कौन है? रजनीकांत साहब है। बहुत अच्छा है रजनीकांत साहब, ऐसी टेस्ट दीजिए। 122 नंबर पे है तो ये देवेश भाई है। उसके बाद 123 नंबर पे जो है ये क्या है कि मुंशी है, मुंशी करके है, ये है यादव है। ठीक है उसके बाद 24th नंबर पे 124th नंबर पे जो दोस्त है ये सन्नी है, सन्नी गुज्जर साहब। 125 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रंजन सिंह है। 126 पे जो आज बने हुए हैं ये संतोष यादव है, संतोष यादव। चलिए बहुत अच्छा है। हाँ उसके बाद देख लीजिएगा 129 नंबर पे। ठीक है 127 नंबर है ना। चलिए
अच्छा हाँ 127 पे क्या है कि कालीनाथ साहब है, उसका 128 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रामदयाल है। 129 पे अगर बात कर लेते हैं तो 129 पे ये कमलेश कुमार साहब है। 130 नंबर पे कौन है कि ये मलिंद्रा है। उसको 131 पे ये क्या तेजस्विनी है। उसको 132 नंबर पे ये DS मीना जो कोटा से है, बहुत अच्छा है, ऐसी मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका 133 नंबर पे ये क्या है कि अक्षय दास साहब है। उसके बाद 134 पे ये क्या है कि अशोक अरोरा साहब है। 134 नंबर पे ये क्या है कि राहुल भारद्वाज है। 136 नंबर पे जो बने हुए हैं ये अंकित बने हुए हैं रेमटेक साहब। उसके बाद 137 नंबर पे ये क्या है शुभेंद्रा है। कौन है? शुभेंद्रा। उसके बाद 138 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये देवेंद्र कुमार है। कौन है? देवेंद्र कुमार, बहुत अच्छा है, मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि सचिन साहब जो 139 पे है, वो तो 140 पे देखिएगा कि नरेंद्रा करके है 140 पे है। वो 141 पे अगर बात कर लेते हैं तो ये काजिर अली करके है। 142 पे अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त ये फरियाद अंसारी है। 143 नंबर पे अगर देख लीजिएगा तो ये अंजू कुमार साहब है। उसके बाद जो है 144 नंबर पे जो है ये क्या है कि मेहुल यादव करके है। कौन है? मेहुल यादव। 145 नंबर पे देख लेते हैं तो ये कंचन क्या है कि कंचन पांडे है। 146 पे है तो 146 पे नीतीश कुमार साहब है। 147 नंबर पे क्या है कि विनय जो यूपी से है। उसके बाद 148 की अगर बात कर लेते हैं तो ये रविंदर सरदार साहब है। उसके बाद जो है अतुल्य भाई 149 पे है। 150 पे जो बने हुए हैं ये ऋषि राम कुमार साहब है 150 पे, यानी 150 नंबर पे। चलिए उसके बाद देख लीजिए कि 151 पे क्या है कि अली साहब है, अली शेर साहब है। उसके बाद जो है मोहन साहब 152 पे है। 153 पे जो बने हुए हैं दोस्त ये राहुल मुंजे साहब बने हुए हैं। तो दोस्त 150 प्लस लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में भाग लिए हैं। नाम लेते लेते मेरा प्राण निकल गया। बताइए इतने लोगों ने टेस्ट लिया में भाग लिया है, सबका एक एक करके हम आपका रैंक कार्ड बता दिए हैं, स्कोर बता दिए हैं और किसने कितना नंबर लेकर के आया है ये भी आपको नंबर दिखिए लिए हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है दोस्त, क्या कीजिए कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्त आने वाली जो वीडियो है वो आपको एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में काफी हेल्प करेगी, काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों में क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इसे, ताकि वो भी आपके और मेरे माध्यम से क्या कर सके कि पढ़ सके। ठीक है, तो देरी मत कीजिए, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग पहले से चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्त, फटाफट लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जो लोगों को टेस्ट देना है वो इस एप्लीकेशन को क्या कीजिए कि जाकर के मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, जाकर के इस पे फटाफट टेस्ट दे दीजिए, क्योंकि टेस्ट आज जो है 89 नंबर एक्टिव है। ठीक है, 89 क्या है कि एक्टिव है, तो जाकर के टेस्ट दे लीजिए, ज्यादा देरी मत कीजिए। चलिए अब हमें क्या कीजिए कि दोस्त इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर हम अगले दिन मिलेंगे इसी समय इसी टाइम एक नए सेट एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।